और लोग नजर आते हैं, 4 दिन बाद कुछ और लोग नजर आते हैं। लास्ट टाइम तकरीबन 2 हफ्ते गुजरने पे क्लास जो है वो फाइनली पूरी हुई थी। तो आप लोगों को इतना पढ़ने का शौक क्यों? ये आपको घर वालों ने वापस भेज दिया? उन्हें बस बहुत हो गया, अब जो है ना वो जाने वाली करो, वहां जाके तुमने पढ़ाइयाँ भी करनी है। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। ऐसा कब होता है? दो टीचर कब नजर आ रहे होते हैं? ये तो धोखा हो गया। आपने जब एडमिशन लिया तो वहां पे टाइम टेबल में और हर जगह लिखा हुआ था कि ये कम्बो बैच है, यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि आप पैसे एक सब्जेक्ट के देंगे, एक टीचर के देंगे और आपको 2 टीचर मिल जाएंगे। असल में ऑडिट बड़ा यूनिक सा सब्जेक्ट है। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें तकरीबन सिंगल बेसिस पे चल रहे होते हैं। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट नीड आती है कि आपने हर अगले दिन रिवाइज करना होता है, हर अगले दिन रिकैप करना होता है। फिर आपको ऐसा टीचर चाहिए होता है जो बड़ा तेज हो, इंटरेक्टिव हो। आपने जनाब व्हाट्सएप पे सवाल पूछा, उसका थोड़ी देर में जवाब आ गया। अब ये जो बुजुर्ग टीचर हैं मेरी तरह के, जिनकी व्हाट्सएप पे मैसेज करें तो वहां पे आता है कि ये भाई साहब तो जो है ना ये देखते ही नहीं व्हाट्सएप, ईमेल पे जाएंगे तो ये ईमेल पे ये भाई साहब बहुत अच्छा रिप्लाई करते हैं, और ईमेल आप लोग जो भी मुझे करते हैं काउंसलिंग के लिए हो या किसी भी और चीज के लिए, उसके ऊपर मैं रिप्लाई जरूर कर रहा होता हूँ। लेकिन आज के दौर के तेज बच्चे को एक तेज फुर्तीला टीचर भी चाहिए जो रिस्पॉन्सिव हो। लॉ के अंदर जरा इजी होता है कि ठीक है एक चीज नहीं समझ आ रही, हमने पूछा, जरा काफी देर बाद भी जवाब मिल गया तो भी सही है। ऑडिट में परेशानी रहती है। तो नंबर 1 बच्चों को एक ऐसा बंदा चाहिए जो बहुत तेजी से रिस्पॉन्स भी दे सके, हो भी टीचर और सुस्त भी ना हो। दूसरा फिर ऐसा बंदा जो साथ में ड्राफ्टिंग के ऊपर बात करे। आपने जितने भी अभी तक लॉ पढ़े हैं उन सारे लॉज में जितने भी थ्योरी के सब्जेक्ट हैं, जितने भी लॉज के सब्जेक्ट हैं, टैक्स हो गया, अगर आप देखें थ्योरियां ज्यादातर लॉ थी, बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ, टैक्स, तो ये ज्यादातर लॉज वाले पेपर थे जी। यहाँ पे स्पेसिफिक कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती थी और आप रटा भी मार लेते थे। लेकिन जब आप ऑडिट में आते हैं तो यहाँ पे ड्राफ्टिंग एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल होती है। अभी ऑडिट के पेपर में डिटेल से बात करते हैं, लेकिन ये है कि जो ड्राफ्टिंग स्किल है, इसका क्या मतलब है ड्राफ्टिंग? आपने इंटरनेट पे बहुत सारे इश्तेहार देखे होंगे, ये ड्राफ्टिंग का स्पेशल कोर्स है, ये ड्राफ्टिंग, वो टीचर 6 महीने में कोई 1-2 दफा भी कोई ड्राफ्टिंग का सेशन रख ले तो वो फेसबुक पे 2-3 महीने तक हंगामा तो रहता है। ये क्या है ड्राफ्टिंग? ड्राफ्टिंग किसे कहते हैं? लिखना कैसे है, किस तरह से लिखना है। लॉ में तो सीधा सा होता था, या रटे वाला सवाल होता था, एक लॉजिकल सवाल होता था, 3 स्टेप में तोड़ेंगे हमेशा एक ही तरह से। यहाँ पे ड्राफ्टिंग एक कोर स्किल है। फिर यहाँ पे आपने हर अगले दिन पिछली चीज को थोड़ा सा रिकैप भी करना होता है। तो सब्जेक्ट की डेप्थ में उतरने से पहले जो है वो जो मेरे साथ कुलीग टीचर हैं सर उसामा, हमने इसमें डिवाइड किया हुआ होता है प्री रिजल्ट और पोस्ट रिजल्ट में। पोस्ट रिजल्ट में सर उसामा का डेडिकेटेड बैच आता है, प्री रिजल्ट में जो है वो सर उसामा कुछ इस बैच में आके एक बूढ़े टीचर की मदद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बच्चों को जो एक जवान एनर्जेटिक, मतलब शायद तकरीबन जो है ना एनर्जेटिक टीचर चाहिए होता है। तो इसमें ये कम्बो से फायदा ये होता है कि आपको क्लासेस भी मिल रही होती हैं एक टीचर से, और साइमल्टेनियसली आपको जो व्हाट्सएप के अंदर आपके परेशानियां होती हैं, जो लिखें क्या, किस तरह से करें, उसको सपोर्ट मिल रही होती है। तो सर उसामा, अगर आप कुछ आके कुछ कहना चाहें। हाँ, ये एक अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? खुश हैं, खैरियत से? अच्छा जी, अभी जैसे सर बात कर रहे थे रिगार्डिंग राइटिंग एंड रिक्वायरमेंट्स को ज़रा अच्छे से पढ़ना, देखना कि आईकैप का एग्जामिनर डिमांड क्या कर रहा है। कई जगहों पे एग्जामिनर आपसे हमेशा परेशान रहता है, वो पूछता है एक्सप्लेन करो। वैसे एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है? एक्सप्लेन को आप क्या डिफाइन करेंगे सर? इसको इलेबोरेट करो। और कोई अगर एक्सप्लेन का मुझे मतलब बता पाए आप में से कोई? सर जी, कितना तफसील?
ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी क्वेश्चन और उसके जो अंदर क्वेश्चनिंग वर्ब्स होते हैं उसको अंडरस्टैंड करना कि वो चाह क्या रहा है। क्या वो आपसे प्रोज एंड कॉन्स मांग रहा है, क्या वो आपसे सिर्फ डेफिनेशन मांग रहा है। देखिए आपको आता सब कुछ होगा। हर बच्चे ने जब क्लास अटेंड करनी है तो उसने ये समझना है कि लेक्चर में चल क्या रहा है, मगर उसको कागज पे उतारना ये एक आर्ट है। और तभी ये बैच जो है एसबीआई हमेशा प्री बैच ऑफर करता है कम्बिनेशन में, जिसमें एक ही क्लास में आपको दो जो है वो फ्लेवर्स मिल रहे होंगे। पहला फ्लेवर होगा लेक्चर का, टॉपिक का, अंडरस्टैंडिंग का, और उसके बाद ड्राफ्टिंग। यानी कि होगा ये कि क्लास का जो शुरू का टाइम हुआ अराउंड 20 मिनट्स 25 मिनट्स, कभी कभी हम खींच के उसको 45 मिनट में कर लिया करेंगे। एंड वन डे फॉर श्योर सैटरडे, उसमें हम सीखेंगे ही सिर्फ ये कि पेपर को सॉल्व कैसे करना, क्योंकि ये स्किल भी आपको साथ साथ आनी चाहिए। अगर ये स्किल मौजूद नहीं है और सिर्फ आपने लेक्चर्स लिए हुए हैं तो आपने टाइम ज़ाया किया। इसको सीजन की तरह नहीं सुनना, क्लास में बैठ के उसको समझना। तो हम इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर काफ़ी काम करेंगे, थ्रू आउट द सेशन काम करेंगे। आप यूँ समझ लेंगे जितनी भी क्लासेस आपकी हैं प्री बैच के अंदर, कितनी होंगी अप्रॉक्सीमेट क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस 90 तो 90 हाँ रिवीजन में ला के 100 प्लस जाएंगी। तो 100 प्लस क्लासेस के अंदर आपको स्पेसिफिक ये चीज़ बताई जाएगी। सो आप लोगों ने इससे फ़ायदा ज़रूर उठाना। डन। सो सर अब आप आ जाएं और इसको आगे लेके चलें। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू। नहीं जी, तो आप जो है वो फूल भरे मोती भरे अल्फाज सुन रहे थे सर उसामा के। असल में वो ज़रा थोड़े ज़्यादा हम्बल आदमी है, तो वो बस हल्के तरीके से इंट्रोड्यूस उन्होंने कराया। तकरीबन एक सेशन में कम से कम 3 से 4 हज़ार टेस्ट चेक करते हैं सर। कम से कम ये वाली क्लासेस, अपनी क्लासेस और कुछ और सेशन मिला के कोई 100 प्लस ड्राफ्टिंग के सेशंस करवाते हैं। और आखिरी एक महीने में मेजॉरिटी जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, जब वो ड्राफ्टिंग के लिए वो होते हैं तो वो सर उसामा से कनेक्ट हुए हुए होते हैं। यानी कि सर उसामा ने जितने स्टूडेंट्स को खुद भी पढ़ाया होता है उससे 5-6 गुना ज़्यादा स्टूडेंट्स वो होते हैं जो वो नहीं होते फ्री खाते वाले, कि सर वो पढ़ तो लिया लेकिन हमारे टीचर ने ना हमें लिखना नहीं बताया, टीचर मसरूफ बहुत था। ठीक कहते हैं भाई टीचर को राब्ता करके उससे पूछ लो। कहते हैं सर आपको पता है कि ये टीचर्स कहाँ रिप्लाई करते हैं। मतलब मैं भी उस तरह के कुछ गलत टीचर्स में से हूँ। असल में बात यह है कि हम रिप्लाई करते हैं लेकिन हर किसी ने ना अपना अपना एक मैकेनिज्म डिफाइन कर लिया है। और लेकिन आप लोग हैं जरा थोड़े से ज्यादा तेज बच्चे, जेन जी हैं, अल्फा तो नहीं। अल्फा कब से स्टार्ट होते हैं? आप लोगों के 3-4 साल बाद अल्फा स्टार्ट होते हैं। अल्फा 2013 से ही शायद, 12 से। ठीक है, और आप लोग हैं 2000 से 2005 के दरमियान। ठीक है, हाँ नहीं बल्कि आप तो और आगे के होंगे। ठीक, तो अब मैं इस वक्त 40 साल का हूँ, तो आप लोग जो है वो इस वक्त 20 साल के हैं। 20, 21, 22, 23, 24, 25 डिपेंडिंग अपॉन, शायद कोई एक आध 26 को क्रॉस कर गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस एज जोन में है। तो वो जिस तरह से अक्सर आप बुजुर्ग टीचर से सुनते हैं ना, तो मैं तो अभी ये कहने की पोजीशन में आ गया हूँ कि जितनी आपकी उम्र है उतना मेरा तजर्बा है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम जिस जमाने के लोग हैं हमें मेहनती लोग बहुत पसंद होते थे, अब मिलते ही नहीं। हम जिस जमाने के लोग हैं उस वक्त पाकिस्तान जीता भी करता था, क्रिकेट भी जीतता, एक उमंग होती थी एक जो है ना। तो आपने तो मायूसियां देखी हैं, परेशानियां देखी हैं, क्रिकेट टीम भी मिली तो बिल्कुल थकी हुई। हमारे टाइम पे तो चलो हमने वर्ल्ड कप भी जीते हुए देखे, T20 में भी वर्ल्ड कप जीता देखा, वनडे में भी वर्ल्ड कप जीता देखा, टेस्ट में भी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखी। आपको तो पता ही नहीं होगा टेस्ट किसे कहते हैं, क्योंकि टेस्ट के शॉट्स आप बाद में देखते होंगे ना कि जरा जल्दी जल्दी से 30 सेकंड में पता लग जाए टेस्ट में क्या हुआ। तो इसमें ना एक डिस्टेंस आ जाता है,
एक सीनियर टीचर, आप ऑडिट में जितने भी टीचर्स को देखेंगे ज्यादातर बड़े सीनियर टीचर हैं, तो एक सीनियर टीचर और एक स्टूडेंट के दरमियान गैप आ जाता है, कम्युनिकेशन बैरियर आ जाता है। यानी कि आप अगर एक सवाल पूछेंगे तो मैं सोचूंगा यार ये क्यों नहीं पढ़ रहा, ये बच्चा ऐसे पढ़ना चाहिए, इसको ये पैसे क्यों बर्बाद कर रहा है वालिदैन के। तो एक यंग टीचर जो होगा ना वो कहेगा ओहो ये भी मेरी तरह का ही निकला है, इसका भी पढ़ाई में दिलचस्प नहीं लग रहा, चलो कोई बात नहीं इसको कुछ टोटके वगैरह बताते हैं। तो फॉर ऑडिट मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करता हूँ सर उसामा से, और वो मुझे इसमें ज्वाइन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ा सा एक सीनियर फ्लेवर भी देना है कि जिसमें आपको विद एक्सपीरियंस काफी कुछ सिखाया जाए, और साथ में एक यंग फ्लेवर भी जो डेली आपसे कनेक्ट कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल एक दिन लेक्चर खत्म हुआ, अगले दिन आप आए, अब अगले दिन एक छोटा सा रिकैप होना है, हाँ भाई कल क्या पढ़ा था। अब मैंने ही आपको पढ़ाया और मैं अगले दिन पूछूं हाँ भाई वो वाली बात याद है आपके, सर पता नहीं आपने क्या बोला था, मैं तो उस टाइम पे वो ठुंडियां लगाई हुई थी, मैं तो सबको मैसेज देख रहा था। तो मैं तड़प जाऊंगा और मैं ना बिल्कुल मायूस हो जाऊंगा और मैं कहूंगा बस ठीक है अब छोड़ो, अब कोई रिवीजन नहीं, बस हम हर दिन पढ़ा करेंगे। तो फायदा ये होगा कि मेरे बजाय एक और टीचर आए, उन्होंने कहा हाँ भाई क्या पढ़ा था कल। सर कल सर ने पढ़ाया तो था, लेकिन आपको पता है वो जो है ना जरा कुछ बातें तो समझ आई, लेकिन वो बाकी ना मैं वो कुछ मोबाइल भी देख रहा था, तो वो थोड़ा सा कच्चा पक्का आता है, थोड़ा सा आपने बताया, थोड़ा सा सर ने फ्लेवर ऐड कर दिया। तो उससे ये होगा कि आपको एक ऐसा बंदा लगेगा कि यस ये मेरे से ज्यादा करीब है, मैं इसे दिल की बात कह सकता हूँ, मुझे शिकायत भी नहीं लगाया करेंगे वो। तो वो 2 से 3 जगह पे हमारी हेल्प करेंगे। नंबर 1, हर अगले दिन रिकैप के वक्त क्या भी पिछले दिन ये पढ़ा था, तो हो सकता है आप में से किसी को बुलाएंगे, हाँ भी स्टेज पे आके बाकियों के सामने बोलो, हो सकता है किसी से कहें बोर्ड पे ये डायग्राम बनाओ कल जो हमने बातें पढ़ी थी, उससे आप इन्वॉल्व रहेंगे। देन मैं जंप इन करूंगा, मैं आके यहाँ पे बैठ जाया करूंगा, और जब सर जो है वो बिल्कुल आपसे फ्री हो चुके होंगे, सर मुझे सिग्नल देंगे और मैं चार्ज संभाल लूंगा। दूसरा सर कब आएंगे, तकरीबन हर सैटरडे, डिपेंडिंग अपॉन हर सैटरडे हमने पूरे वीक जितना पढ़ा होगा, सैटरडे को आपको पकड़ेंगे और आपसे कहेंगे हाँ भाई हमने क्या पढ़ा था, ये वाला टॉपिक, इस टॉपिक में आई कि अपने आज तक इस तरह से 15 तरह से सवाल पूछे हैं, ये जो 15 सवाल पूछे उनमें से 13 इस तरह के हैं और 2 इस तरह के हैं, इतनी दफा रट्टा पूछा, इतनी दफा लॉजिक पूछी है, जब लॉजिक पूछी है तो इस तरह से जवाब देने, और ये एग्जामिनर कमेंट और ये सारी चीजें हैं, तो आपको नजर आएगा कि हाँ ये टीचर है सपोर्टर, ये वो है जो मुझे बता रहा है, मेरी स्किल ऐड कर रहा है। तो मैं नॉलेज साइड को कवर कर रहा हूँ और स्किल साइड को सर उसामा कवर कर रहे होंगे। आपके अंदर वो जो प्रोब करने वाला स्टूडेंट है, सवाल पूछने वाला, उसकी मदद कर रहे होंगे सर उसामा, और जो समझने वाला, अंडरस्टैंडिंग लेने वाला और एक सब्जेक्ट को लेके चलने वाला है, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। तीसरा, व्हाट्सएप के अंदर वो थोड़ा सा मतलब ज्यादा क्विकली रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं मेरी निस्बत, ऑल्दो वो भी जाहिर है क्लासेस में हो तो क्लासेस में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन निस्बतन मेरी निस्बत जो है वो फिर भी जरा व्हाट्सएप फ्रेंडली है। तो वहाँ व्हाट्सएप में बहुत सारी जगह पे वो आपके सवालों के जवाब दे रहे होते हैं, और आप उनको डायरेक्ट मैसेज करते हैं तो उस मैसेज पे भी जवाब देते हैं। मेरा तो वैसे ही नंबर पब्लिक नहीं है, वैसे पब्लिक है, ढूंढ ढांड के फेसबुक पे मिल जाता है, लेकिन वो होना ना होना बराबर है, क्योंकि कल रात तक की टाइम पे 12,700 पता नहीं कितने अनरीड चैट्स थे। असल में अगर एक छोटी सी अनाउंसमेंट के मैसेजेस ग्रुप में चले गए तो मेरे पास 250 मैसेज आ जाएंगे, और मेरे अपने फैमिली मेंबर के मैसेज भी 252वें नंबर पे चले जाएंगे, अनलेस कि मैंने पिन किया वो। इंटरेस्टिंगली फैमिली का कोई मेंबर पिन नहीं हुआ हुआ, मैंने यही ऑफिस के 2-3 बंदों को पिन किया हुआ है कि हाँ भाई इनका मैसेज काफी जरूरी होता है। तो व्हाट्सएप में भी आपको काफी हेल्प मिल जाती है। तो थोड़ा सा आप जब सर्च करेंगे या लोगों से पूछेंगे तो आपको वो बताएंगे कि आखिरी महीने में जो है ना द पर्सन हु इज हेल्पिंग ऑल द कम्युनिटी वो सर उसामा होते हैं, और वो बहुत सारे सेशंस करा रहे होते हैं, एक्टिविटीज करा रहे होते हैं, और लोगों को भले उनसे पढ़े हैं या नहीं पढ़े उनकी मदद कर रहे होते हैं। तो फिर मैं सर से कहता हूँ कि सर आप जो ये सारे जमाने को मुफ्त की सर्विसेज बांट रहे हैं, जरा एक दफा अपने कॉलेज पे भी नजर करें, और हमारी क्लास के साथ जो है ना, तो ऑडिट के अंदर स्पेसिफिकली ये बैच हम हमेशा जोड़ के पढ़ाते हैं। इससे फायदा ये होता है कि स्टूडेंट्स को डबल मजे मिल जाते हैं, 2 टीचर्स की अवेलेबिलिटी मिल जाती है, दोनों टीचर्स का किसी की सीनियरिटी का फायदा उठा लेते हैं, किसी की फ्लेक्सिबिलिटी या स्विफ्ट रिस्पॉन्स का फायदा उठा लेते हैं। सर आतिफ आपदी एफसी है, एफसी आप समझते हैं, बुजुर्ग चार्टर्ड अकाउंटेंट को कहते हैं। सर उसामा वहीद सीबीए, आपको पता है कि अपने एक और क्वालिफिकेशन निकाली है विच इज सीबीए, ये फाइनलिस्ट से ऊपर होता है और क्वालिफाइड से एक स्टेप नीचे होता है। सारे फाइनलिस्ट इसके ऊपर क्वालिफाई नहीं करते, उन्होंने उसके क्राइटेरियाज रखे हैं। तो सर उसामा जो है वो सीबीए हैं और मैं एफसीए हूँ, तो वो मतलब एक बुजुर्ग और एक कम बुजुर्ग, तो ये दोनों फ्लेवर मिल जाते हैं। ऑडिट के बारे में क्या सुना है आपने?
क्या क्या इश्यूज हैं ऑडिट के, क्या सुना ऑडिट के बारे में? कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने को ऑडिट कहते हैं। ये तो ऑडिट लफ्ज हो गया ना। इस पेपर के बारे में क्या सुना? ये इतना परेशान क्यों बैठा है? लेंथी बहुत होता है, हाँ जी, और कम्प्लेक्स बहुत ज्यादा। हमें आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया है। मैं पूरी उम्मीद हूँ कि 2-3 दिन तक जो है ना वो ये इजी हो जाएगा। लास्ट टाइम जो है वो हम लोगों ने तकरीबन 4 दिन बाद हमें ये कमरा चेंज करना पड़ गया था, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने ज्वाइन करना शुरू किया था। अब देखते हैं इस दफा क्या हालात रहते हैं। जी, लेंथी बहुत है, अजीब सा है, सवाल की ही नहीं समझ आती, पता नहीं क्या पूछा होता है और हम पता नहीं क्या लिख के आ रहे होते हैं और बाद में आई के पता नहीं हमारे साथ क्या कर देते हैं। क्या सुना ऑडिट के बारे में आपने? बहुत मुश्किल है। आपने तो बहुत ही खतरनाक बात सुन ली है जी, बहुत मुश्किल है। वो एंड वाले भाई जी, वाइट शर्ट, रट्टा याद बहुत करना पड़ता है, याद बहुत करना पड़ता है। हाँ जी, क्या सुना आपने? सुना ही नहीं? उन्होंने कहा नहीं ठीक है, जब जाएंगे तो जो है ना वो वहां पे आ जाने थे, वो वहां पे आ जाने वाली बात है। ठीक है, थ्योरी सब्जेक्ट्स में सबसे हैवी, ऑल्दो अब इसका कंपेटिटर वापस आ चुका हुआ है। बीलो और सीलो का जो मर्जर होके जो है ना, चूंकि जब वो बिल्कुल ही छोटे हो गए थे, मजाक बन गए थे, तो उसके बाद जो है ना लोगों को आदत पड़ गई थी कि थ्योरी के साथ तो शुगल मुगल करना होता है। भाई पीआरसी में आपको मिला इंट्रोडक्शन टू बिजनेस और मिला इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, दोनों मिलते जुलते नाम थे, तो सेम टाइम ही लगाया होगा। दोनों के पास होने पे एक एक पेपर पास होता है। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस पे पास होने पे शर्मिंदगी होती थी, ये आधा पेपर पास होता था, पूरा पास होता था, तो दोनों पे टाइम तो बराबर लगाया होगा ना। अच्छा चलो, इंट्रो टू अकाउंटिंग में इंट्रो टू बिजनेस से 10 घंटे ज्यादा लगा दिए होंगे, नहीं इससे भी ज्यादा, 20-25 घंटे ज्यादा लगा दिए। डबल टाइम तो नहीं लगा दिया कहीं? 3 गुना। कुछ कुछ याद आ रहा है? पीआरसी इंट्रो टू अकाउंटिंग वर्सेस इंट्रो टू बिजनेस, दोनों बराबर पेपर, बराबर क्रेडिट, लेकिन एक पेपर पे 5 गुना टाइम और एक पे 1 गुना टाइम। 5 गुना भी कह दिया आपने से, कुछ ने से भी ज्यादा टाइम लगाया होगा। चलो इंट्रो टू बिजनेस ऐसा होगा, इकोनॉमिक्स पे टाइम लगाया होगा, और वो जो राइटिंग वाला BWCS शुरू में करते थे, पर बाद में एहसास हो गया था कि ये तुक्के पे ही निकलना है, टिक शिक मारेंगे निकल जाएगा पेपर। QM को तो बिल्कुल टाइम नहीं दिया होगा। अच्छा, सबसे ज्यादा टाइम दिया होगा इंट्रो टू अकाउंटिंग को, फिर टाइम दिया होगा QM को, या QM को फिर इंट्रो। ये बेचारे थ्योरियां कहाँ हैं? चलो आगे चलते हैं। FR1 और B लॉ जब इकट्ठे मिले, बराबर क्रेडिट था, दोनों के पास होने पे एक पेपर पास होता था। टाइम किसको मिला? थोड़ा आगे आ जाते हैं। कमती लॉ आपको मिला FR2 और CMA के आसपास, किसको टाइम मिला? तो समझ आया आप थ्योरी के साथ करते क्या है। बट ऑडिट भारी पेपर है। अगर आप पूछेंगे कि जी कैफ के भारी पेपर बताएं, तो अब इस वक्त ग्रुप A इजी हो गया है सिवाय लॉ के, अब लॉ वहां पे भारी पेपर बन गया है। लेकिन ग्रुप B में हल्का ही कोई नहीं है, सारे भारी पेपर है। तो इन भारी पेपरों में ऑडिट अच्छा खासा भारी पेपर है। ये इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन हमारा एटीट्यूड इसे मुश्किल बना देता है, क्योंकि हमने थ्योरियों के साथ वो किया होता है जो बंदा जो है वो क्या कहते हैं, वो जो मोहसिन नकवी इंडिया के साथ करता है, वो ट्रॉफी को लेके नहीं मिली, फिर उन्हें ट्रॉफी दी नहीं, लेके चले गए। हाँ बस ठीक है, तो ट्रॉफी हमारा ही बंदा लेके आ गया, तो इसका मतलब हम जीते हैं क्या? वो दिलों का जो है वो दिलों की जीत जो है वो हमारी हुई है। चले कोई बात नहीं, खैर है। अब तो फाइनली आप लोग छोड़ देंगे क्रिकेट देखना, अभी और मौका लेना है। पता है ये ना एक गलत साइकिल है। मैं
कल बड़े अरसे बाद जोश में आया था, पता नहीं कितने साल बाद ना, मैंने भी फेसबुक पे पोस्ट डाली, मैंने कहा इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। फिर मैंने कहा लोग हमला करने आ जाएंगे, भाईजान आप तो बड़ी मायूसी फैलाते। तो मैंने लिखा कि मैं बड़े अरसे से पाकिस्तान से मायूस हो चुका था, इंतहाई इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस तो होती नहीं थी, तुक्के पे खेल रहे होते थे, लग गया तो ठीक है सही है। तो लेकिन आज एमी दिल चाह रहा है कि एक आखिरी लास्ट टाइम सपोर्ट करके देखें कि जो है ना वो क्या होता है। अब ना खेले ना तो बस अब मेरी पक्की कुट्टी। वो माशाल्लाह से जो है ना वो गेम शुरू हुई तो मुझे लगा कि ये जो है ना वो इंट्यूशन सही थी, कहानी बड़ी अच्छी जा रही है, 100 से ऊपर पाकिस्तान पहुंचा हुआ है, मतलब माहौल बना हुआ है। तो फिर उसके बाद वो क्या होता है, वो जज्बात बदल गए, ख्यालात बदल गए। तो बात ये है कि मेरे उम्मीद लगाने का शायद वो 200वां चांस था, अब बस मेरी तरफ से फुल स्टॉप हो गया। लेकिन आप लोगों के पास अभी जिंदगी पड़ी है, आप अगले 20-25 साल पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन पे जरूर जाया कर सकते हैं। हमारे सेशन में तो नहीं कोई बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट आ रहा, कोई वर्ल्ड कप, कोई, बस शुक्र है, वरना सेशन के बीच में कभी भी वो आ जाए तो आप सोचते हैं सर मेरी इंडिविजुअल ग्रोथ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मेरे मुल्क का वकार इंपॉर्टेंट है। और क्लास लाइव नहीं देखते, फिजिकल नहीं आके बैठते, रिकॉर्डेड सुन लेंगे, लेकिन मैच लाइव देखना होता है। तो जितना मोहब्बत मैच लाइव देखने से ना, उतना क्लासेस लाइव देखने से हो जाए, हमारे आधे मसले हल हो जाए। तो इधर वापस आते हैं, बेसिकली ऑडिट की परेशानियां क्या हैं, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट बड़ी बदतमीजी की बात है, समझना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी होता है सीलो समझ आता था, नहीं आता था क्या करते थे, रटा मार लेते थे। बीलो में अच्छे खासे ऐसे चैप्टर होते थे, रटा मारो चल जाएगा काम। ये अजीब सी बात है, जिस टीचर ने कहना शुरू कर दिया अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। ऑडिट प्योर लॉजिकल सब्जेक्ट है, समझने के लिए प्योर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। फर्ज करें आप में से एक ऐसा स्टूडेंट हो जो हर दिन सारे लेक्चर अटेंड करे, कभी घर जाके ना लिखे, कभी याद ना करे, कभी नोट्स ना बनाए, कभी ड्राफ्टिंग भी अटेंड ना करे। वो 6 महीने बाद पेपर में पहुंचेगा, पेपर देख के उसको आधे से ज्यादा फिर भी आता होगा। अंडरस्टैंडिंग इतनी बड़ी बला चीज है, लेकिन उसे लिखना नहीं आता होगा। उसको सवाल तो समझ आ रहा होगा, जवाब याद नहीं आ रहा होगा, तो उसके लिए तो बाकी सारे फ्लेवर जरूरी है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो इसमें बहुत मस्ट है। तो ऑडिट में मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपने एक्टिव रहना है, साथ साथ चलते रहना है। मैं पिछले सेशन में बड़ी खुशी होती थी, आखिरी दिन तक 90-95 बच्चे रेगुलर आ रहे थे। नॉर्मली लास्ट डेज में आखिरी एक मंथ में 1/3 से भी नीचे चली जाती है तादाद, बट लास्ट टाइम फिजिकल जो बच्चे थे उनकी एक अच्छी तादाद एंड तक फिजिकल आ रही थी। अभी आप थोड़ा थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको सब्जेक्ट से मोहब्बत होना शुरू हो जाएगी। अगर समझ आया वो ऑडिट तो फिर ये काफी मजेदार सब्जेक्ट है। फिर देखेंगे इसकी मिथ्स क्या हैं, क्या परेशानी है। रिटेंशन या माइंड मैप्स बनाने पड़ते हैं। ये लॉ वाली रिटेंशन नहीं है कि मैं आपको वो रजिस्टर बनाओ और लिख लो सारा का सारा, वो थे ही चुन्नू मुन्नू से सब्जेक्ट 70 सफे में खत्म हो जाते थे। बीलो सीलो को जोड़ने से भी थोड़ा सा ज्यादा ऐड कर लिया, ऑडिट इतना बड़ा पेपर है तो लेंथ इसकी ज्यादा है। पहले दिन से हमें अलर्ट रहना होगा। पहले दिन से आपको शायद याद हो, बीलो सीलो में अगर कभी मिले हो तो मैंने कहा था बस 50 मिनट पढ़ लें बहुत है, 4 दिन पढ़ लें काफी है, 5वें दिन टेस्ट कर लेंगे, 6ठे दिन आयेशी कर लेंगे, और उसमें भी कोई एक आध गवर्नमेंट की छुट्टी आ जाती थी। लेकिन यहाँ ये मजाक नहीं है, यहाँ पहले दिन से ही हम 6 डेज अ वीक मिल रहे होंगे, डबल फ्लेवर के साथ मिल रहे होंगे। हाँ, टेस्ट वगैरह हम बीच में उसमें एडजस्ट कर रहे होंगे, और बहुत सारी जगह बहुत सारे टाइम बचा के कुछ स्पेशल सेशंस भी कर रहे होंगे जिसमें हम इसके ऊपर काम करें। तो यहाँ माइंड मैप्स बहुत जरूरी हैं। यहाँ आपने पूरा रजिस्टर पे नहीं देखना, रजिस्टर पे एक नक्शा आना चाहिए। सर ने क्लास में आज जो सारी बातें बताई थी उसको आपने एक डायग्राम बनाया, वो डायग्राम देखेंगे तो आपको पूरा लेक्चर याद आ जाएगा। चैप्टर खत्म हुआ, चैप्टर को सामने रखा है, 1-1.5 घंटे में बैठ के उसके कुछ की पॉइंट्स नोट्स बना दिया। यहाँ ये एक इंपॉर्टेंट स्किल है जो लोग मिस कर रहे होते हैं। तीसरा, आईक्यूब के सवाल। आईक्यूब के सवाल 1 या 2 पैटर्न के नहीं आते, कम से कम इस पेपर में 11 अलग अलग तरह के पैटर्न्स हैं। जब भी कोई खास ऐसा एरिया आएगा जहां लॉजिकल सवाल का पैटर्न समझना होगा, पहले मैं उसका पैटर्न समझाने की कोशिश करूंगा, और फिर ओवर वीकेंड सर ओसामा उसकी राइटिंग में आपको प्रैक्टिस करा रहे होंगे कि इस तरह के सवाल को स्टार्ट कैसे करना है, दरमियान में क्या लिखना है, एंड पे क्या लिखना है। राइटिंग इश्यूज, चलो सवाल तो समझ आ जाए, लिखें कैसे। सीलो में रटा चल गया था, बीलो में रटा चल गया था, और जो लॉजिकल सवाल थे खास पैटर्न था, 3 हेडिंग्स बना के कुछ ना कुछ चल जाता था काम। नहीं तो एमसीक्यू भी होते थे, वो भी नंबर दे देते थे। यहाँ पे राइटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लिखना नहीं आता तो आप फिर फरे।
ये वाहिद पेपर है कैफ में जिसमें आपको जगह जगह इंटरनेट पे आवाजें लगेंगी कि आओ ड्राफ्टिंग सिखाएं, ड्राफ्टिंग का सेशन ले लो, ड्राफ्टिंग जरूरी है। क्योंकि यहाँ राइटिंग एक बहुत अहम की चीज है और इसलिए हमने हफ्ते में एक दिन प्योरली डेडिकेट किया हुआ राइटिंग के लिए, अनलेस कि कोई ऐसा चैप्टर गुजरा हो जो बिल्कुल रट्टे वाला है, तो उसमें शायद आपकी बचत हो जाए। तो उसमें फिर हम कोशिश करेंगे कि एक एक्स्ट्रा दिन बनाने की, हम उस सैटरडे पे टेस्ट कर लेंगे ताकि अगला वीक हमारे पास फिर फुल अवेलेबल हो जाए अगले बड़े टॉपिक के लिए। चैप्टर बाय चैप्टर अप्रोच वाला, चैप्टर बाय चैप्टर अप्रोच। लोग सारे चैप्टर्स को रटा मारना शुरू कर देते हैं, अचानक टीचर कहता है नहीं नहीं ऑडिट लॉजिकल है, लोग सारे चैप्टर को लॉजिकली लेके चलना पढ़ते हैं। टीचर कहता है कि पेपर में 25-30 नंबर का रटा भी आता है, तो बच्चा सर पकड़ के बैठ जाता है कि मैंने रटा लगाना है या लॉजिक की तरफ जाना है। चैप्टर बाय चैप्टर अप्रोच, हर चैप्टर का अपना मिजाज है। तो हम पहले दिन समझेंगे कि हर चैप्टर का कितना पोर्शन याद करने वाला है, कितना पोर्शन लॉजिकल, और मैं हर चैप्टर जब स्टार्ट करूंगा मैं आपको याद कराऊंगा कि इसमें इतना पोर्शन रटे वाला है, इतना लॉजिकल। आज भी ये टेबल डिस्कस होगा, मिड ऑफ द सेशन पे डिस्कस होगा और एंड ऑफ सेशन पे भी हम कुछ एक्टिविटी करेंगे, उस वक्त भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स का क्या मामला है। अभी थोड़ी देर तक इस तरफ आते हैं, अब असल विलन आएगा, न्यूमेरिकल पड़ोसी। FR1 और लॉ में, लॉ को एक न्यूमेरिकल पड़ोसी मिला था FR1, उसको कंपनी लॉ को 1 या 2 मिल गए थे। इसके इर्द गिर्द सोचें चल क्या रहा है। ग्रुप बी के 4 सब्जेक्ट्स कौन से हैं? CPR, सर ये कौन सा पेपर है? FR2 कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग, CPR अखीर न्यूमेरिकल है, मैक मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैक्सिमम न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल्स में भी अच्छा तगड़े वाला न्यूमेरिकल, BIA आधा न्यूमेरिकल आधा थ्योरी, और अगेन वहां पे भी आपकी मोहब्बत न्यूमेरिकल। तो इन सारे पेपर्स में अकेला ऑडिट खड़ा हुआ है, तो इसके पड़ोस में हैं ही सारे अजियत वाले पेपर्स। और जब इतने अजियत वाले पेपर हैं तो फिर दिल करता है कि बंदा उनको ज्यादा पहले तैयार रखे, ऑडिट बेचारे की बारी बाद में आ जाती है। अगर आपको कोई बच्चा मिलता है ना कि मेरा ग्रुप ए का एक पेपर रहता है, 80% चांस है वो ऑडिट रहता होगा। इसलिए नहीं कि मुश्किल था, इसलिए कि उसने टाइम ऑडिट को कम दिया था। टाइम को भी समझने की कोशिश कर लेते हैं थोड़ा सा। FR1 कोई से 5 बड़े टॉपिक्स या अहम टॉपिक्स, कैश फ्लो IAS 16 और NPO, कोई और EPS, हर किसी के अपने अपने फेवरेट्स हैं। IAS 16 सबका फेवरेट है, आता ही आता है। ये आता है तो अच्छा तगड़ा सवाल होता है, 15, 16, 18 नंबर का। IAS 16। फिर आप लोगों ने वो बोला कैश फ्लो, कैश फ्लो भी अच्छा फेवरेट टॉपिक है। कैश फ्लो पक्की बात है, डेमोक्रेसी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और NPO, IAS 8, PPS। चले IAS 16 के मैं रैंडम सैंपल लेता हूँ। कितने सवाल रजिस्टर पे किए थे शुरू से लेके एंड तक, टीचर के साथ क्लास में, घर जाके, टेस्ट की तैयारी करते हुए, रिवीजन के वक्त, पास पेपर करते वक्त, पेपर से पिछले दिन, टोटल कितने सवाल किए होंगे जितने बुक के अंदर थे? और बुक के अंदर कितने थे भला? 40+ थे। एक हमारे पास जालिम सैंपल आ चुका 40+ के, एक दफा किए थे, एक दफा गो थ्रू तो किए ही थे, उनमें से कोई रिपीट भी किया था पर दोबारा से भी प्रैक्टिस की थी एंड पे। वो कितने कोई सवाल होंगे? 3-4 सवालों का एंड पे भी किया था, तो भाई 45 के आसपास तो पहुंच गए। कितने सवाल किए थे जी? 40+ तो कर ही लिए होंगे। कितने किए थे? शायद 70 से भी ज्यादा सवाल किए थे। किबला 20 40 यानी सबसे हल्की गेम 40 की चल रही है। वो भाई जो है ना मुझे थोड़े से चालाक से लग रहे हैं। आपने शायद कम सवाल करके काम चला लिया हो। कितने सवाल किए थे?
15-20 सवाल कर लिए थे, मुझे लग रहा था कि जो है ना ये थोड़ा सा फुर्तीला सैंपल है। और फिर उसके बाद रिपीट भी किया था, बस ये एक दफा कर दिए तो कर दिए। पास पेपर कितने सालों के? पिछले 12 साल के, 5 साल में आई 16 के सवाल कितने रहे होंगे पिछले 5 सालों में? 9 से ज्यादा नहीं होंगे। तो इन्होंने मिला के समहाउ कहीं ना कहीं 23-24 तक सवाल इन्होंने किए। सबसे छोटा सैंपल अभी तक हमारे पास ये आया है, और 17 का सैंपल भी आया है। तो चलो इस पे लोग ज्यादा सवाल कर लेते होंगे, शायद इस पे ना करते हो। कैश फ्लो सवाल थे ही कम, बचत हो गई। कितने सवाल? 10 सवाल होंगे और कोई 2 दफा आपने किए होंगे। 20 एनपीओ बड़े बड़े सवाल होते थे तो वो कम चल गया। अच्छा ये सेट छोटे सवाल होते थे। लीज R1 में R2 में? ठीक है, मतलब मैं सोच रहा था कि लीज क्यों नहीं आप बोल रहे। ये मिक्स होके आता था फाइनल अकाउंट या इस तरह की चीज के साथ। मुझे एक बात बताएं, पर टॉपिक 10-11 टॉपिक होंगे, मैं औसतन कितने सवाल सोचूं कि एक बच्चा ऑन एवरेज इतने सवाल कर जाता होगा? 15? क्या 15 बहुत छोटी एवरेज तो नहीं? आप जिनमें सवाल कम है वहां पे भी 15-20 बता रहे हैं, और जहां ज्यादा है वहां आप 70, 40, 45 भी बता रहे हैं। तो ये कौन सी एवरेज थी? 25, 30, 27 पे ब्लॉक कर लेते हैं। 27 की एवरेज लगा दी। टॉपिक्स कितने हैं FR1 में? 13। एक दो जरा छोटे टॉपिक है, मर्जो के आ जाते होंगे, 12 ले लेते हैं। चलो उधर 30 को डिस्काउंट कर दिया, इसको भी। ये क्या बनता है भला? 27 12 बार 10 से हुआ तो 270 हो गया, और 27 हो जी 324 सवाल किया आपने। 2 मिनट में एक सवाल हो जाता होगा। पहली दफा जब करते हैं 45 मिनट, 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा टॉपिक है। करते 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 आप सेशन एंड तक इतने तेज हो गए होते हैं कि 1 मिनट में हो जाता है। नहीं तो आधा घंटा, 25 मिनट। तो मैं एवरेज क्या निकालूं? ये कौन सी एवरेज है कि बिल्कुल एंड पे फास्टेस्ट 30 मिनट है और स्लोएस्ट सवा घंटा है? तो ये एवरेज 30 कैसे आ गई? कुछ बहुत छोटे सवाल भी हैं, 12-12 मिनट भी हैं। तो चलें, आपकी पसंद की एवरेज, लेकिन थोड़ा सा इंसानियत तो वो करें। इन्होंने कहा 20 मिनट कर लें, और कोई 40, 35, 25। मुझे लग रहा है कहानी 30 पे ठहर जाएगी। ठीक है, 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 30 मिनट, 30 मिनट आधे घंटे को कहते हैं, तो इसका मतलब है मैं इसको आधे घंटे से मल्टीप्लाई कर दूं। 9720। ये इसको अब आवर्स में बताएं, आधे से मल्टीप्लाई करें। 300 का आधा 150 हो जाएगा, 24 का आधा 12 हो जाएगा, तो 162। 162 आवर्स तो आपने सिर्फ सवाल लिख के किए हैं। ठीक है, पेपर डिजर्व करते हैं, आईकैप है, आईकैप का हर पेपर डिजर्व करता है कि इस पे इतनी मेहनत की जाए। बी लॉ के मशहूर टॉपिक्स बताएं जरा। पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। सी लॉ के भी अहम टॉपिक बताई दे लगे तो। डायरेक्टर, मीटिंग, वाइंडिंग अप। चले, डायरेक्टर के कितने सवाल लिख के किए थे? मायूसी पाई जाती है। कोई तो होगा जिसने 40 सवाल नहीं, मतलब उधर अहम टॉपिक पे 70 तक गए थे। चल मुझे 40 वाला को मिल जाए, 40 सवाल लिख के किए थे। 40 सवाल 1, 40 सवाल 2, नहीं 30 सवाल वाला कोई, 20 सवाल लिख के करने वाला कोई, 10 सवाल लिख के करने वाला कोई। क्या डायरेक्टर हल्का टॉपिक है? एक कमजोर सा हाथ खड़ा हुआ। 10 किए थे, ठीक है जी। हमें पूरी क्लास में से एक सैंपल मिल चुका है जिसने 10 सवाल किए हैं डायरेक्टर के, जहां से तकरीबन कंफर्म सवाल आ रहा होता है, होता भी लॉजिकल है, तगड़ा सवाल है, आराम से होता भी नहीं है।
चलें, उस वक्त आप बड़े हो गए थे, जब आप बच्चे थे तब तो आपने बहुत लिख के किया होगा। पार्टनरशिप 3 चैप्टर्स थे, उन तीनों चैप्टर्स में मिला के सवाल तकरीबन है 100 पास पेपर्स के। लिख के कितने किए थे? हाँ जी, एक अच्छे भाई बीच में मिले, उन्होंने कहा 20 लिख के किए थे, लिख के किए थे। ऐसे लोगों को देख के ना लोगों को हारिस रूफ का ओवर याद आ जाता है कि यार ये इतनी यूनिक क्यों है, मतलब ये बाकियों की तरह क्यों नहीं है, ये सबसे अलग क्यों चल रहे हैं। तो ये भाई लिख के बैठे हैं और उसके बाद सारी क्लास शर्मिंदा है। बीलो पास होने से आधा पहिया पेपर पास होता है और FR1 से पूरा पेपर पास होता है। तो बीलो के सवाल, अच्छा पेपर में बीलो सुनाना होता होगा, लिखना होता है, FR1 भी लिखना होता है। तो वो जो फाइनल मैच होना है उसमें लिखाई होनी है, तो FR1 में तो आपकी लिखाई की प्रैक्टिस आपने कर ली, तो बीलो में क्यों नहीं की? मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि थ्योरी के साथ होता क्या है। इसलिए कि वो लॉ है, रट्टे से भी 30-40 नंबर मिल जाएंगे, कुछ जगह कच्ची पक्की इंग्लिश से भी काम चल जाएगा। अब आया असली वाला थ्योरी पेपर, ये लिखना पड़ेगा। तो अब चूंकि आदत नहीं बनी हुई, आप CPR तो लिख के कर रहे होंगे, मैक लिख के कर रहे होंगे, ऑडिट में आके सोचेंगे बस ठीक है सवाल पढ़ते हैं, जवाब पढ़ते हैं, काम चल जाएगा। इसलिए फिर लोग ऑडिट में मार खा जाते हैं कि उनकी आदत खराब हुई हुई होती है और वो लिखने के यूज्ड टू ही नहीं रहे होते। तो अब लिखना एक कोर स्किल बन जाएगा। इस पेपर में कोई नया डिफिकल्टी लेवल ऐड नहीं हुआ, आपने सिर्फ उतना करना है जितना CPR के लिए करते हैं, बस। मैं ये नहीं कह रहा ऑडिट को ज्यादा टाइम दे, मैं कह रहा हूँ ऑडिट को मुसावी दर्जा दिया जाए और इसमें वो सूबा सिंध और की तरह इस्लाहात नाफिज की जाए। 14 नुकात याद है? उसमें नहीं होता था फलाना सूबे को फलाना सूबे से अलग कर दिया जाए और उसमें भी बाकी सूबों की मानद, शुमाल मगरबी सरहदी सूबे को जो है वो बाकी सूबों की मानद जो है इसमें वो दिया जाए, दर्जा दिया जाए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ऑडिट को ज्यादा टाइम दे, सिर्फ ऑडिट को उतना टाइम दें जितना आपने R2 को टाइम दिया था। मैं ज्यादा नहीं कह रहा, नहीं सर आप अभी भी ज्यादा कह रहे हैं। आपने थ्योरी जैसी हकीर चीज को, शूदर को आपने ब्राह्मण के साथ खड़ा कर दिया है। अकाउंटिंग्स तो देवता है। तो ग्रुप बी का सबसे टेढ़ा पेपर ऑडिट ही है। वेलकम टू असली वाला थ्योरी पेपर। ये थ्योरी की इस तरह के पेपर ना हो तो थ्योरियां बिल्कुल ही मर जाएं, बिल्कुल ही लोगों के दिल से उतर जाएं। तो ICAP एक दफा एक ट्रेलर देता है फाइनल में जाने से पहले कि भाइयों अब आपको दिखाते हैं थ्योरी पेपर किसे कहते हैं। और इसका मिजाज बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, नॉर्मल रखा है, लेकिन लोगों ने थ्योरियों को लाइट इतना लिया हुआ होता है कि ये रह जाता है। फिर जो सवाल वगैरह का मसला है, ऑडिट का प्रॉब्लम क्या है? स्टेप बाय स्टेप समझ नहीं आता, समझ आ जाए तो याद नहीं होता, याद हो जाए पेपर में सवाल समझ नहीं आता, सवाल समझ आ जाए जवाब जहन में नहीं आता, जवाब जहन में आ जाए लिखना नहीं आता, हम लिख लेते हैं अगले से पढ़ा नहीं जाता। अंडरस्टैंडिंग, रिटेंशन, क्वेश्चंस, राइटिंग इश्यूज। इस पूरे कोर्स को इस तरह से डिजाइन किया है कि ये वाला मसला हल हो जाए। इंतहाई सरप्राइजिंगली मेरा बीलो सीलो से ज्यादा बेहतर रिजल्ट ऑडिट में है। सैकड़ों मेरे सेशन आपने पता नहीं कहीं कहीं कभी क्रैश कभी कुछ अटेंड किया होगा, मैंने कभी ये क्लेम नहीं किया कि मेरा बीलो सीलो का रिजल्ट बहुत तूफानी है। और कई बच्चों ने तो क्लास भी नहीं ली होती, यूट्यूब से पढ़ा होता है और पास भी कर लेते हैं। बट ऑडिट में अल्लाह का शुक्र है तकरीबन 10 साल होने को आए, किसी सेशन में 60% से कम रिजल्ट नहीं आया, अल्लाह का शुक्र है। 60 साल होने, वो 10 साल होने को आए का ये मतलब नहीं कि मैं 10 साल से ऑडिट पढ़ा रहा हूँ। ICAP ने जो रिजल्ट्स देने शुरू किए, स्टैट्स आने शुरू हुए, वो तकरीबन इस वक्त, उससे पहले भी ICAP रिजल्ट देता था, स्टैट्स नहीं देता था। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये बड़ा अच्छा पेपर है, बड़ा मैच्योर पेपर है और बड़े अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। और उन बड़े थोड़े से लोगों में हूँ जो ऑडिट को थोड़ा सा आसान बना के बताते हैं। ऑडिट पढ़ाते हुए ना टीचर पहले हवा क्रिएट करता है और फिर कहता है बस तबाह हो जाओगे तुम लोग, ऑडिट तो साल से पहले होता ही नहीं है, चलो मैं कोशिश करूंगा शायद तुम लोग 6 महीने में निकाल लो। हम यहाँ डर के नहीं पढ़ेंगे, मैं तब डराऊंगा जब आप साथ नहीं दे रहे होंगे। मैं नहीं डराऊंगा अगर आपने हमारी एक्टिविटीज पूरी कर ली। हमारी एक्टिविटीज क्या है? हर दिन स्टार्ट होगा तकरीबन, अब सर उसामा जज्बाती होगी, 40-45 मिनट कह गए, मैं आके बैठा हुआ हूँ और मैं बार बार उनको कह रहा हूँ सर जी मेरी बारी आने दें।
तो वो हर दिन स्टार्ट होगा 15 मिनट के रिकैप से, जिसमें एक और टीचर जो आपसे ज्यादा करीब है वो आपसे पूछ रहा होगा, हाँ भाई फिर बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई शर्म है तो बताओ, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। उस पर डिस्कशन हो रही होगी, पिछले दिन को रिकैप किया जा रहा होगा, फिर मैं आके एक लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, लेक्चर के एंड पे उसको रिकैप कर रहा हूँ। दरमियान में मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ। आपको इस सीलों में ये सीन नजर नहीं आया होगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं आपसे कहूँ कि हाँ भाई बताओ रजिस्ट्रार को कितने दिनों में रिपोर्ट जमा कराएं, हाँ भाई आप क्या कहते हो जी 14 दिन, आप क्या कहते हो 15 दिन। ऑडिट में ऐसा होगा, मैं कहूंगा ऑडिट एक ऐसी सिचुएशन में आ गया ऑडिटर, अब बताओ क्या करना है। ये कॉमन सेंस वाला सब्जेक्ट है कि आप एक सिचुएशन में और आप उस सिचुएशन में डिसाइड करेंगे कि हमने क्या करना है। तो इंशाल्लाह ताला बड़ा मजा आएगा। अगर सिस्टमेटिकली चलेंगे तो बात बनेगी। पूरा हफ्ता इस तरह से चलते रहेंगे और अचानक से सैटरडे पे आके मैं कहूंगा जी इस वीक में जो हमारे टेक्निकल चीजें थी उनकी अब ड्राफ्टिंग का सेशन होगा। देन मंडे को डिपेंडिंग अपॉन हमारा अगले वीक का टारगेट क्या है, हाफ टाइम टेस्ट के लिए और हाफ टाइम क्लास के लिए, और अगर हमारा अगले वीक का टारगेट ऐसा है जो डूएबल है तो हम फिर फुल टाइम भी टेस्ट के लिए करेंगे। आपके पास संडे का दिन प्रिपेयर करने के लिए होगा हमेशा उस टेस्ट के लिए जो जिसमें लॉजिकल सवाल है। लेकिन अगर टेस्ट है रट्टे वाला, हमने हफ्ते में पढ़ा ही वो वाला टॉपिक है जिसमें सिर्फ रट्टा था, तो फिर ड्राफ्टिंग का सेशन माइनस हो जाएगा और सैटरडे पे टेस्ट देके आप अगले हफ्ते दोबारा से मंडे से अगले बड़े टॉपिक के लिए फ्रेश हो जाएंगे। थोड़ा आगे चलते हैं, सिलेबस आउटलाइन देखते हैं, पास पेपर ट्रेंड देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है किस तरह से। आईकेप सिलेबस आउटलाइन में थोड़ी थोड़ी सी चेंजेस करता रहता है, तो इसलिए शायद ये एनालिसिस उतना इफेक्टिव ना हो, लेकिन हमारे सिलेबस का एक पहला पोर्शन है 15 से 25 नंबर का। ये 15 से 20 नंबर का पोर्शन हुआ करता था और उस वक्त इसमें चीजें थोड़ी सी कम थी। अभी उन्होंने एश्योरेंस के अंदर कुछ चीजें ऐड की हैं। जो ये लाइन देख रहे हैं ये खाली है, ये अभी टॉपिक ऐड हुआ है, एश्योरेंस एंगेजमेंट। पहले सिर्फ 2 सफ़े की एश्योरेंस थी पूरी किताब में, अब आईकेप दिल पे ले गया है और एक पूरा चैप्टर है जिसमें एश्योरेंस और रिव्यू के ऊपर काफी डिटेल से बात है। तो ये वाला ब्लॉक मिला के आईकेप ने 15% से 25% कहा है और ऑन एवरेज 16, 15, कभी बहुत ऊपर चला गया 17, 20, तो इसकी एवरेज तकरीबन 20 से नीचे नीचे रहती थी, 18% पे पहुंची हुई एवरेज, वो भी इसने खराब की है इस 25 में। ये सामने मैंने अटेम्प्ट नई स्कीम के मुताबिक दी हुई है। नई स्कीम से मुराद है सन 2021 वाली स्कीम, उससे पहले सिलेबस की ग्रिड बदली हुई होती थी, तो उसको देख के शायद आपको एक मीनिंगफुल नतीजे पे नहीं पहुंच सकेंगे। तो ये हमारी 8 अटेम्प्ट्स हुई हैं जो 2021 से 2025 की स्कीम के दरमियान हुई हैं और उसके अंदर 15 से 25% अभी लिखा हुआ है, पहले 15 से 20% था, तो आईकेप ने उसका एहतराम करने की भरपूर कोशिश की है। अब इस पोर्शन में इसके आने की वजह से चीजें बढ़ जाएंगी। इसमें चैप्टर 1 है, 2 है, 13 है और अब 16 भी इसमें आ जाएगा। देन हमारे पास एक ग्रेड आती है बड़ी सरप्राइजिंग सी, एक चैप्टर और दूसरे चैप्टर का सिर्फ एक टॉपिक 3 सफ़े का अलग ग्रेड बनाई हुई है 15 से 20% की, और अगर आप गौर से देखें तो वो 20 के बहुत बहुत करीब है। बहुत ही को पसंद है उन्हें चैप्टर नंबर 3, हॉट फेवरेट है उनका। एक चैप्टर और समझे 1/5 ऑफ द पेपर, 16 चैप्टर में से एक चैप्टर में से मैक्सिमम पेपर। ग्रिड सी सारा कचरा मचरा इसमें इकट्ठा कर दिया, जो कहीं नहीं समझ आया इसमें डाल दिया, ग्रिड बना दी। लेकिन इसमें भी अगर हम देखें तो कुछ जगह पे कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो जरा ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। फिर आता है ऑडिट फाइनलाइजेशन का स्टेप। इस सेशन पहली दफा ही अपने से 2 चैप्टर्स में तोड़ा है, वरना ये एक चैप्टर होता था। ये पुराना चैप्टर नंबर 14 कहलाता था। कोई पुराना स्टूडेंट मिले तो आपको कहेगा यार चैप्टर 14 तैयार कर लिया, तो 14 अब 14 और 15 2 में डिवाइड हो चुका हुआ है। और इनकी वेटेज अगर आप देखें 38, 20, 15, 22, 20, 24, 37, 37, 27% की एवरेज तो पिछले सिलेबस में आ रही थी जब इसकी वेटेज ज्यादा नहीं थी, और अब इन्होंने इसकी वेटेज बढ़ा के 25 से 30% कर दी है। तो शायद उन्हें लगा कि हम पूछ तो इतना रहे ही हैं, सिलेबस को इस तरह से कर दे। तो अगर आप गौर से देखें, मैं अगर आपसे कहूं कि जी 4 टॉप चीजें मुझे आइडेंटिफाई करके दें इन सारी लाइंस में, अभी तक 17वां चैप्टर भी है जो आईकेप कभी सोचता है ऐड कर दे, कभी सोचता ना करे। हो सकता है सेशन के मिड में आके उन्हें एहसास हो कि हाँ दुनिया में ये ऐड हो गए हैं, हम भी ऐड कर देते हैं। खैर वो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन चैप्टर तो है। हाँ जी, इस ब्लॉक में कोई खास बात नजर आ रही है? चैप्टर 13, 13% ऑफ द पेपर ऑन एवरेज।
इस ब्लॉक में चैप्टर 3 19% ऑफ द पेपर। ये ब्लॉक बेचारा बस टूटा बच जाए, इसमें सबसे ज्यादा 5% यहाँ पे भी है, तो ये दो हैं जो 5% है। अच्छा, और यहाँ दोनों ही हम लग रहे हैं, तो इसका मतलब है कि थोड़ी थोड़ी सी हमें गेम समझ आना शुरू हुई है। तो इससे पहले कि आप इसको तोड़ फोड़ के खुद से समझें, मैं ही सॉर्ट कर देता हूँ। 68% ऑफ द पेपर 5 चैप्टर्स में से। आप कहेंगे सर 68% तो एवरेज है ना, रीसेंट बताएं क्या हुआ? 82। इससे पहले कि आपका अकीदा बन जाए कि हर दफा 80 का आता है, 54, 56, 58, तो वो एक रेंज अगर हम बनाए तो लोएस्ट 54 और हाईएस्ट 82, तो समवेयर अराउंड 68%, 5 चैप्टर्स और 2/3 से ज्यादा पेपर ग्रिप में। तो ये बात तो हमें समझ आ गई, ये सब्जेक्ट बड़ा है लेकिन आईकेएप का फोकस बड़ा क्लियर कट है। आज नहीं, मैं एंड तक ये बताता रहूंगा। आखिरी जो हमारा लेक्चर होगा एग्जैक्टली मैं आपको पेपर में जाने से पहले बताऊंगा, पेपर में 9 तरह के सवाल आएंगे। पहले घंटे में वो 3 करने हैं, दरमियान वाले घंटे में वो 3 करने हैं, आखिरी घंटे में वो 3 करने हैं। ऑडिट में वी आर वेरी श्योर वो रिपोर्ट का सवाल पूछे बगैर उसका पेट ही नहीं भरेगा। कोड ऑफ एथिक्स उसने पूछना ही पूछना है, उसने एक अकाउंटिंग इशू पे आपसे ऑडिट की डिस्कशन करवानी ही करवानी है। ये नहीं पता है कि कुछ खास चीजें जिसके बगैर ऑडिट का पेपर अच्छा पेपर ही नहीं माना जाता। फर्ज करें पेपर आए तो हो सकता है मैं ही ईमेल कर दूं, यार कितना थका हुआ पेपर था, रिपोर्ट का सवाल ही नहीं डाला, जो कि एंड रिजल्ट है ऑडिट का। बच्चों को तुम क्या सिखाना चाह रहे हो? ये नहीं कि ऑडिट में ये जरूर पता है कि फोकस एरिया कौन से। आहिस्ता आहिस्ता सामने और खुल के भी आते रहते हैं। फिर हमारे ये इंपॉर्टेंट चैप्टर आ जाते हैं, 6 चैप्टर जो कि 24% और फिर ये रिमेनिंग 5 चैप्टर जो कि तकरीबन 8%। तो अगेन हमने पढ़ना सारा है लेकिन कुछ जगह पे बहुत ही दिल पे ले जाना है, कुछ जगह अच्छी डिसेंट तैयारी करनी है और कुछ जगह हम थोड़ा सा जरा हाथ हल्का भी रख सकते हैं। क्रैमिंग की तरफ जाए या लॉजिक की तरफ जाए, मैंने आपको बताया कुछ चैप्टर में कुछ पोर्शन क्रैमिंग है, कुछ चैप्टर में कुछ पोर्शन लॉजिक है। तो ये एक टेबल सा आएगा, वाह पिछली एनिमेशन चल गई अगली नहीं आई। चैप्टर बाय चैप्टर अप्रोच, ये वाले भाई साहब चैप्टर 1 से लेके 16 तक चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं। 3 कॉलम बने हुए हैं, नॉलेज बेस, एप्लीकेशन बेस्ड और मिक्स। नॉलेज बेस रट्टे वाले सवाल, एप्लीकेशन बेस्ड प्योर लॉजिकल सवाल। मिक्स का मतलब है उनका मूड है, रट्टा भी पूछ सकते हैं, लॉजिक भी पूछ सकते हैं। चैप्टर 1 पूरा का पूरा नॉलेज बेस है लेकिन उसमें एक यूनिट 2 है कंपनी लॉ का। कंपनी लॉ के सिनेरियोज हैं, कंपनी लॉ में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की कोई टेक्निकल चीजें, इस पे वो हमेशा लॉजिकल सवाल बनाते हैं। चैप्टर 2 सारा का सारा रट्टा बेस्ड है। चैप्टर 3 के कुछ यूनिट यहाँ है, कुछ यहाँ है और कुछ यहाँ है। चैप्टर 4 सिवाय एक यूनिट के रट्टे वाला है और वो एक यूनिट कभी रट्टा कभी लॉजिक। चैप्टर 5 सीधा सीधा रट्टे वाला है। चैप्टर 6 मिक्स है। चैप्टर 7 मैक्सिमम उधर है। चैप्टर 8 पूरा यहाँ है, एक टॉपिक को छोड़ के एक टॉपिक को छोड़ के, ये पूरा ये पूरा ये पूरा ये पूरा क्रैमिंग बेस्ड है। चैप्टर 13 में एक यूनिट यहाँ है, एक यूनिट यहाँ है। 14 में इसी तरह से डिवाइड हुआ हुआ है। ये नहीं कि हमारा ये सारे कंटेंट डिफरेंट तरीके से स्प्रेड हुए हुए हैं, लेकिन अगर मैं कंप्लीट चैप्टर के अल्फाज ढूंढने की कोशिश करूं, 1 2 3 4 5 6 7 16 में से 7 क्रैमिंग बेस्ड है। ये एक बड़ी अच्छी बात है, यानी वो जो आपकी पुरानी बीलो सीलो की रट्टा मारने वाली आदत है वो भी काम आ ही जाएगी। अच्छा, फिर कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनमें से सिर्फ एक यूनिट क्रैमिंग वाला नहीं है। ये एक हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 4 7 और 4, तो इसका मतलब है 5 ही टेढ़े चैप्टर है जिसमें हर तरह की वैरायटी मिलेगी हमें। बाकी सम हो हम कहीं ना कहीं इसको कवर कर लेंगे, लेकिन आज ये चीज आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि भी आपको इन चैप्टर्स के मिजाज ही नहीं पता। जो चैप्टर स्टार्ट होगा मैं आपको बताऊंगा ये यूनिट रट्टे वाले, ये लॉजिकल और ये वो जहां से आईकेएप मिक्स सवाल भी बना रहा होता है। ऑडिट को पास करने के लिए क्या टिप्स एंड टेक्निक्स हैं, सिर्फ इसको इज्जत देनी है बस। बाकी ये खुद इस काबिल है कि आपको अपनी तरफ तवज्जो बरकरार रखेगा। आपको इसको पढ़ने पे टाइम लगेगा, आपको इसको करने पे टाइम लगेगा, इसका सिलेबस ज्यादा होगा तो आपका दिल करेगा आप इसकी तरफ आए और इसके बारे में आपको मार्केट में
खबरें भारी भारी मिलेंगी। बीलो पढ़ भी रहे होते थे, अचानक से सीनियर कहता था बीलो कौन पढ़ता है, आप सीलो याद कर रहे होते थे, वो कहता है यार क्या पागल हो गए, ये 4 चैप्टर ऐसे 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 कर लो, यहाँ से सारा पेपर आना है। ऑडिट में जो भी मिलेगा वो पूछेगा हाँ भी कैसे चल रहा है ऑडिट, आप कहेंगे बहुत अच्छा, कहेगा भूल है तुम्हारी। मुझे भी लगता था मुझे बड़ा अच्छा ऑडिट आता है, 6 दफा रोका है। तो आपको ऐसे लोग बहुत ज्यादा मिलेंगे डराने वाले। तो अब मुझे डराने की जरूरत ही नहीं है, आपको ऑलरेडी मार्केट डरा देगी। मार्केट में 2 तरह के लोग मिलेंगे, कुछ वो जो ऑडिट से डराते हैं, कुछ एम्बेसडर्स नस्ल के लोग। आपको तो एम्बेसडर्स क्या करते हैं, सिर्फ एक बच्चे का चैन सुकून छीनने के लिए, अपना 5000 का कमीशन पूरा करने के लिए एक बंदे का माइंड पर बदलने की कोशिश करते हैं। सीए के शुरू में भी ऐसा होता है, अच्छा भला बंदा इंजीनियरिंग में जा रहा होता है, किसी और फील्ड में जा रहा होता है, अचानक से एम्बेसडर आके टकराता है और उसको कहता है तुझे बताऊं सबसे असल अच्छी फील्ड कौन सी है, सीए, जहां 3 साढ़े 3 साल में बंदा बड़ा जबरदस्त चल पड़ता है, अपना 5000 खड़ा करता है, कॉलेज में बच्चा फेंकता है और निकल जाता है आगे। सेम इसी तरह से हमें ऑडिट में बहुत सारे एम्बेसडर मिलते हैं, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में मिलते हैं, कुछ हॉस्टल्स में मिलते हैं, जो आपको सिर्फ ये याद कराने की कोशिश करते रहते हैं कि क्या हो गया, पागल हो गए, तुमने अगर मेरे पसंद की टीचर से ना पढ़ा तो तुम फारिग हो। आप कहते हैं यार मेरे एक टीचर पे ट्रस्ट है, मैं उसके साथ 2-3 सब्जेक्ट पढ़ता आ रहा हूँ, हर सब्जेक्ट में मुझे उसकी समझ आ रही है, वो सब्जेक्ट आसान करके बताता है, मुझे इजी लग रहा है और ऑडिट भी मुझे समझ आ रहा है। वो कहेगा लो समझ आ रहा है, भूल है तुम्हारी। तो ऑडिट का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि ये अच्छा जा रहा है, ये भी एक अजीब सी खबर है। तो हमारे अक्सर स्टूडेंट्स के साथ ये बहुत बुरा काम होता है कि अचानक से उनका रूममेट ही पूछ लेता है हाँ भाई ऑडिट कैसा चल रहा है, फंस गए हो ना। तो क्या है, बेहतरीन ऑडिट चल रहा है, सर की समझ आती है, हाँ जी आती है, पास पेपर होते हैं, हाँ जी हो रहे हैं, तुमने वो नक्शे वगैरह बनाए हुए हैं, वो हाँ जी देखो रजिस्टर भरा हुआ है, रह जाएगा, फिर भी रह जाएगा। कोई ये मानने को ही तैयार नहीं होता कि किसी का ऑडिट अच्छा जा सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको जब भी कोई एम्बेसडर टकरे तो आपने सिर्फ एक दफा कहना है कि यार आओ बैठो, मैंने आज तक इतने चैप्टर पढ़े हैं, आओ मुनाजरा करते हैं, ये चैप्टर है, ये टॉपिक है, तुम बताओ तुम्हें क्या आता है, मैं बताता हूँ मुझे क्या आता है। और अगर आप नॉलेज में उससे ऊपर है ना, तो फिर उसकी ये बात नहीं सुननी कि वो आपको कहाँ ले जाने की कोशिश कर रहा है। आपको बहुत लोग टकरेंगे इसमें, एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा होता है जो हर वक्त लोगों को बस तंग करता रहे कि नहीं भाई जो है ना वो आपने पहली थोड़ी सी टीचर्स हैं, ऑडिट तक जाते जाते ना बिल्कुल कहत आ जाता है। बीलो में देखिए आपको पाकिस्तान में कुछ 40 टीचर्स नजर आ जाएंगे, जब तक ऑडिट में पहुंचता तो पता लगता है गिनती के 4-5 लोग रह गए। अब वो 4-5 लोग जिन कॉलेजेस में हो, जिस सेटअप में हो, वो कोशिश करते हैं जब सारे बच्चे हम 4-5 के पास आ रहे हैं तो वाई नॉट के 2-3 के पास आए, वाई नॉट के हमारे पास आए। तो अनफॉर्चुनेटली जिस लेवल की एम्बेसडरशिप पीआरसी में नजर आती है, आपको ऑडिट में भी उस लेवल की एम्बेसडरशिप नजर आती है। आप जरूर बात सुने लोगों की, लेकिन मनाजरा कर लेना पहले। ये ऐसे ही है जैसे आपके घर एक साहब आए, खटका किया, आपने दरवाजा खोला, उन्होंने कहा जी मैं पास वाली मस्जिद से आया हूँ, मैं तबलीग करना चाहता हूँ, हमारे मुसलमान भाई बहुत बेरा रवी का शिकार है। आपने कहना अच्छा चलो तुमसे एक सवाल है, तुमने तहज्जुद पढ़ी थी? क्योंकि मैंने तो रात तहज्जुद पढ़ी थी। अगर उसने नहीं पढ़ी, अब वो आपको इससे अगली तबलीग नहीं करने वाला। जिसको तबलीग करने आया वो तहज्जुद पढ़ के बैठा हुआ है, और जो तबलीग करने आया है, फिर अगला सवाल आप कहेंगे तहज्जुद की नीयत पता है तुम्हें? और इशा के वजू से तहज्जुद हो जाती है, क्या दरमियान में सोना जरूरी है या नहीं है? वो कहेगा अच्छा चलें ठीक है, मैं जरा और लोगों को तबलीग करने चला जाऊं। तो होता ये है कि जब एक बंदा बड़ा सियाना बन के आपके पास आता है, लेकिन आप पक्के होते हैं, आपकी अपनी नॉलेज बेस बेहतर होती है और आप ज्यादा मजबूत मुसलमान होते हैं, तो फिर उसे समझ आ जाता है कि मैं इस पे काम ना करूं, मैं किसी और बंदे पे काम करूं। तो इसी तरह से जब कोई ऑडिट में आके आपको टकराए, चाहे वो ऑडिट में तो रिपोर्ट के अजीब से सवाल आते हैं, आप कहेंगे कौन सा, अनमॉडिफाइड या मॉडिफाइड? मॉडिफाइड की 705 वाली रिपोर्ट या 706 वाली रिपोर्ट? बस उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वो एम्बेसडरशिप जारी रखे आपके साथ। तो सिर्फ आपने अपने पांव पे खड़े रहना है, मजबूत रहना है। मैं आज बता रहा हूं, आप बेशक लिख लें अपने रजिस्टर पे, कम से कम हर बंदे को 10 दफा अलग लोग टकराएंगे। क्योंकि मुझे हर सेशन में फील होता है, सेशन के बीच में एकदम से एक अचानक से एक बच्चा कहता है सर मुझे ना ऑडिट में प्रॉब्लम आ रही है, मैं एकदम से अलर्ट हो जाता हूँ। मैं भाई क्या प्रॉब्लम है? सर आप जब क्लास पढ़ा रहे होते हैं ना तो सारा समझ आ रहा होता है। मैंने कहा अच्छा फिर सर, फिर आप स्लाइड्स दिखाते हैं? मैंने कहा फिर उसमें कहाँ मसला? नहीं सर वो भी समझ आ रही होती है। जब घर जाके मैं पढ़ता हूँ किताब तो सर वही स्लाइड वाली बातें होती है, वो भी समझ आ जाती हैं।
मैं कहा तो दया गड़बड़ किधर है, मतलब बताओ तो सही। सर वो जब मैं पास पेपर्स देखता हूँ और मैं जहन में सोल्यूशन बनाता हूँ और मैं पीछे से चेक करता हूँ तो वो भी बड़ा मैच कर रहा होता है। तो मेरा रूममेट कह रहा है कि ये गलत हो रहा है। वो कह रहा है ऐसा नहीं हो सकता, ये तुम्हें ना तुम गलत फहमी का शिकार हो के तुम्हें ऑडिट आता है। मैंने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा ये पॉजिटिव कम्प्लीमेंट है या नेगेटिव कम्प्लीमेंट है। आप ये बताना चाह रहे हो मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या ये बताना चाह रहे हो कि मैं पागल बनना चाह रहा हूँ? तो मैं इसलिए पहले दिन ये तकरीर कर रहा हूँ कि ये बहुत ज्यादा होता है। और अच्छा भला ये नहीं कि ये जो मैंने आपको 60% बताया ना रिजल्ट, ये 80% हो जाता अगर 20% बच्चे अचानक से बहक ना जाते। देखिए बेंचमार्क क्या है, मतलब वही वाली बात है, आपको जो भी बहकाए आपका बेंचमार्क क्या है? आपको किताब समझ आनी चाहिए, आपको आईकेप ने जितनी भी तरह के सवाल पूछे वो समझ आने चाहिए। हो सकता है आपको बहका के वो कहें वो फलाना टीचर के पास जो है ना वो ऐसी जबरदस्त किस्म की किताबें और ऐसे जबरदस्त सवाल है, उस टीचर ने तो हमें 400 सवाल दिए सिंगापुर की अकाउंटिंग बॉडी के। यार जबरदस्त। पाकिस्तानी आईकेप के कितने सवाल दिए? मतलब हाँ हर चैप्टर का एक आध सवाल है। तो भाई हमारी प्रैक्टिस आईकेप से होनी है ना। अब अगर मुझे सिर्फ आपको ये बावर कराना है कि आपको ऑडिट नहीं आता तो मैं आपको टेढ़े से सवाल दे दूं जो आईकेप ने कभी पूछना ही नहीं। आईकेप की सबसे बड़ी प्रैक्टिस क्या है? आईकेप का अपना सवाल। जब मैं आपसे कहता हूँ FR2 की प्रैक्टिस की तो आप ये थोड़ी बताते हैं कि सर कुछ तो दुनिया की अकाउंटिंग बॉडी के 3 सवाल कर लिए। आप कहते हैं सर आईकेप में 17 सवाल थे, मैंने 15 फड़का दिए। 2 सवालों में जो मसला है वो गुप्ता एंड कंपनी वाला सवाल और वो फलाना वाला सवाल। आप तो नाम तक याद करके बैठे होते हैं माशाल्लाह। तो ऑडिट में भी अगर आपको पास पेपर देख के समझ आ रहा है और आप लिख रहे हैं और आपका जवाब मैच कर रहा है तो ठीक है, आपको ऑटोमेटिक भी समझ आ गया कि आप सही जा रहे हैं। तो दरमियान में परेशान नहीं होना, क्योंकि इस सब्जेक्ट पे एम्बेसडर्स बहुत हमला करते हैं, इसलिए कि सब्जेक्ट भारी है और इसका खौफ दिला के आराम से डी-ट्रैक करना आसान है। अगर आप पढ़ते रहे हैं, आपको समझ आ रही है, आप एक टीचर से कनेक्टेड हैं, जिस मर्जी टीचर के पास जाएं, चाहे वो यंग टीचर हो चाहे वो ओल्ड टीचर हो, जिस मर्जी कॉलेज में है, लेकिन जिस टीचर के साथ पहले दिन जुड़े उसके साथ जुड़े जरूर रहना है। प्रॉब्लम ये है कि सब सही भी चल रहा होगा तो कुछ और एम्बेसडर कामयाब हुए होंगे नहीं होंगे, आपको अचानक से मैसेजेस करना शुरू कर देंगे, पूरी फाइलें भेजना शुरू कर देंगे। नोट्स बाय फलाना सर, फ्लो चार्ट्स बाय फलाना सर, क्वेश्चंस बाय फलाना सर, इंटरनेशनल क्वेश्चंस बाय फलाना सर, ICAW के सवाल बाय फलाना सर। और आप कहेंगे यार मैं तो नाकाम आदमी हूं, मुझे तो आईकेप के सिर्फ 22 सवाल सही से समझ आए हैं, ICAW लेवल का तो सवाल ही नहीं आया। अगर आईकेप ने ऐसा पूछ लिया, भाई जिसने 22 सवालों में नहीं पूछा वो 23वें में क्यों पूछेगा? तो बस सिर्फ अकीदा पक्का रखना है। आप अगर मुसलमान हैं तो आपने जो है ना लोगों को ये दावत नहीं देनी कि वो आपके अकीदे को खराब करें। मुसलमान पता कैसे कहते हैं? जो तस्लीम कर लेता है। मोमिन कैसे कहते हैं? जो ईमान ले आता है। इस्लाम पहला स्टेप है और ईमान अगला स्टेप है। कुरान में अल्लाह ने कहा है कि लोग कहते हैं कि हम ईमान रखते हैं, हालांकि वो तो सिर्फ इस्लाम लेके आए हैं, ईमान तो उनके दिलों को छू के भी नहीं गुजरा। तो कम से कम तस्लीम तो कर लें कि हाँ भाई ठीक है आप सही पढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे आप अपने पीयर से डिस्कशन करेंगे आपका ईमान भी बढ़ता जाएगा। तो ये वो वाला मुसलमान है, वो पता लगे आप जो है ना को फतवा लगा के उसके बाद जो है ना वो मेरी को वीडियो वायरल कर दें और कहेंगे ये देखें जी सर वाजिबुल कत्ल हो गए, सर ने इस्लाम का जिक्र कर दिया बीच में। हालांकि देखिए ना इस्लाम तो ज्यादातर टीचर जो है वो अच्छी इस्लामिक बातें करते हैं, मजे की बात है, बगैर डिग्री वाले करते हैं। मैं MA इस्लामिक स्टडीज हूँ, सबसे ज्यादा तो मुझे इस्लाम पे बोलना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि आप लोगों को वो वाला मुसलमान नहीं बनाना जो बस जिसको सिर्फ इबादत के मामलात पता हो। सिर्फ इबादत नहीं है, जिंदगी और मामलात भी है। इंशाल्लाह आप वो वाला मुसलमान बनेंगे जो अपने वालिदैन के हुकूक भी जानता है, हमसाये के हुकूक भी जानता है और अच्छे तरीके से चलेगा। बरकत कितनी है, 1 घंटा भी नहीं हुआ अभी तक, कैसे गुजर गई 1-1.25 घंटा। शुक्र है बीच में सरोसामा आ जाएंगे तो थोड़ी बचत हो जाएगी, नहीं तो मैं तो 1.25 घंटे कैसे बर्दाश्त करूंगा। टिप्स एंड टेक्निक्स में जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था वो था टाइम रहना है, बस कुछ नहीं करना। आपने हर दिन का काम हर दिन कर लेना है, एक दफा वीकेंड पे खासतौर पे सैटरडे वाले दिन थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना होगा, घर जाके आपने टेस्ट तैयार करना है। उसके अलावा आपसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने जो पढ़ाया वो घर जाके 15 मिनट में रिवाइज हो जाए और भले 2.5 घंटे में रिवाइज हो।
बस आज का काम आज कर लेना है, और आज का काम आज कर लिया तो फिर मसला खत्म हो जाएगा। तो आपको पता है आज का काम आज करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि जाते साथ ही कर लें, एक तरीका ये है कि रात 11 बजे तक ना करें। तो 11 बजे तक जो भी कर रहे होंगे ना, दिमाग में प्रेशर होगा कि ऑडिट नहीं पड़ा, तो जो मैच भी देख रहे होंगे तो भी दिल नहीं लग रहा होगा उसमें, तो जब अकाउंटिंग के सवाल कर रहे होंगे तो भी दिल नहीं लग रहा होगा, तो जब रील्स देख रहे होंगे 150-200 उस वक्त भी दिल नहीं लग रहा होगा। सबसे आसान काम पता है क्या होता है? सीए का आसान सा टोटका अगर आज तक नहीं सीखा तो अभी सीख लें। घर जाएं, क्लासेस के बाद नहा धो के फ्रेश होके अगर खाना खाना है खाएं, और इकट्ठे उसी वक्त पढ़ लें जो क्लास में पढ़ा था। ताज़ा फ्रेश होगा, अभी पढ़ के आए हैं, कम टाइम में 2.5-3 घंटे 3.5 घंटे में दोनों तीनों सब्जेक्ट जितने कर रहे हैं उनको रिवाइज करके साइड पर रख दिया होगा। आप शाम हुई, आप आजाद हुए हैं, अब दोस्तों के साथ घूम फिर भी रहे हैं, बरकत मार्केट में भी बैठे हैं, हल्ले गुल्ले भी कर रहे हैं, और आपको पता है कि मैंने आज का अपना टारगेट पूरा किया है। फिर देखें 500 रील्स देखें, कोई मसला नहीं। सोशल मीडिया पे जितना मर्जी टाइम लगाना लगाएं, रात सीजन देखते देखते सो जाएं, कोई मसला नहीं। लेकिन इनमें से जो चीज पढ़ाई को तंग करेगी वो खराब है। मैं ये मानता ही नहीं, मैं आपसे कहूँ कि मत देखें सीजन्स, मत यूज करें सोशल मीडिया। सांस कैसे आएगा आपको? मोबाइल नहीं चलाएंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे? जिंदा रहने के लिए 2 बुनियादी चीजें चाहिए होती हैं। सबसे ज्यादा बुनियादी चीज वाईफाई और थोड़ी सी ऑक्सीजन। बल्कि एक साहब ने लिखा हुआ था कि अगर बच्चों को ये पता लग जाए ना कि दरख्त वाईफाई देते हैं फ्री, तो वो बहुत सारे दरख्त लगा दें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दरख्त सिर्फ ऑक्सीजन देते हैं जो जिंदा रहने के लिए जरूरी होती है। तो क्योंकि वो ऑक्सीजन दे रहा है इररिलेवेंट है, लेकिन अगर वो वाईफाई दे रहा होता तो कितना अहम हो जाता। तो यानी आपके लिए ऑक्सीजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट वाईफाई है। तो बजाय इसके कि मैं झगड़े में पढ़ूं कि जन जी के मसले हैं या जन अल्फा के मसले हैं, मैं मान लूंगा कि ठीक है, मेरी दौर के लोग जो है ना, को बहुत ज्यादा शौकीन लोग नहीं थे इंटरनेट के। ये बच्चे जी ही नहीं सकते बगैर इंटरनेट के। आप जिस जमाने में आए हैं, आप तो कॉल्स भी व्हाट्सएप पे करते हैं, तो ठीक है, वाईफाई आपके लिए बहुत जरूरी है, इंटरनेट बहुत जरूरी है, लेकिन आपके कैरियर से ज्यादा जरूरी, आपकी लाइफ से ज्यादा जरूरी, आपकी सेहत से ज्यादा जरूरी। हर रो में औसतन एक चश्मे वाला तो कम से कम नजर आ रहा है। ये एज है ही नहीं आपकी। अब वही वाली बात, मैं आपसे 20 साल ऊपर हूं, मुझे अभी तक चश्मा नहीं लगा। सर उसामा आपसे शायद 8-10 साल ऊपर है, उनको चश्मा नहीं लगा। तो आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे, कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे जो थोड़ा सा ज्यादा एक्सेसिव यूज है आंखों का, या शायद आप ज्यादा पढ़ते हैं। अच्छा, हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन भी चुके हैं, तो पढ़ा हमने भी होगा, तो इसका मतलब है कि पढ़ाई के अलावा भी आप कुछ कर रहे हैं। बस थोड़ा सा कोशिश करें उसको कम करने की, और जिनको चश्मे लगे हुए वो कम से कम सौंफ ज्यादा से ज्यादा खाया करें, मजीद खराब ना हो और आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स होना शुरू हो। सिंपल सा सोल्यूशन है, कुछ नहीं, पढ़ते पढ़ते पास सौंफ रखी हुई है, पढ़ते हुए 3-4 दफा सौंफ खा ली, पढ़ाई में भी फोकस होता है अच्छा, और नजरें भी थोड़ी थोड़ी सी बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। बड़ी जादुई चीज है। ठीक है जी, अब मीठी सौंफ ना खाना शुरू कर दीजिएगा। सर वो उसके ऊपर वो मीठी कोटिंग हुई हुई थी, तो हम सौंफ लेने गए तो उन्होंने ये मीठी सौंफ दे दी। मैं सादा सौंफ की बात करूं, पीकी वाली, कड़वी वाली। इतनी कड़वी भी नहीं होती वैसे। कुछ नहीं करना ऑडिट में, सिर्फ इस सब्जेक्ट को इसका हक देना है। क्या साडा हक ऐसे रख। तो बस ऑडिट को उतना ही इंपॉर्टेंट मानना है जितना आपने सीपीआर को, FR2 को कभी माना है। डन। क्वेश्चन सेशन, अगर आप कुछ पूछना चाहें, अगेन एक ऐसा ईमेल है जो यूनिवर्सल है, atifabdi@fca नाम है, और ईमेल भी atifabdi@fca@gmail। कभी भी आप रात 3 बजे भी परेशान है कि ये टॉपिक नहीं समझ आ रहा, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं अपने ये जो क्यूरीज वाली ईमेल्स हैं उसका मेरा रिस्पॉन्स टाइम बहुत बेहतर है। कई दफा रात वाली ईमेल्स तो फौरन भी रिप्लाई हो जाती है कभी कभी, लेकिन ये है कि मेरी कोशिश ही होती है कि विद इन अ डे मेरी कोई क्यूरी वाली मेल पेंडिंग ना हो। हाँ, किसी ने काउंसलिंग लेनी है या किसी ने कहा सर मुझे डिस्काउंट चाहिए, तो जाहिर है वो मैंने शायद उसको आगे फॉरवर्ड किया होगा किसी डिपार्टमेंट को, तो उसमें टाइम लग जाए। अदरवाइज ईमेल्स पे मैं उतना ही तेज हूँ जितना लोग व्हाट्सएप पे होते हैं। लेकिन खैर व्हाट्सएप पे सामने सामने नजर आता है, ऑनलाइन लिखा नजर आ रहा होता है, आप टच कर सकते हो, क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो। तो ईमेल पे जरा
तो आप कभी भी ईमेल करेंगे, मैं हमेशा वहां पे मौजूद हूँगा। नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप में हमारी टीम भी मौजूद होती है, कभी कभी मैं भी मौजूद होता हूँ, सर उसामा भी मौजूद होते हैं। और उसके अलावा आप सर उसामा को पर्सनली भी पकड़ना चाहें तो ये वो नंबर है जो मैं हमेशा से अपने स्टूडेंट्स को देता आया हूँ कि अगर मेरे से रब्ता ना हो तो एक इक्वली कॉम्पिटेंट पर्सन को आप रब्ता कर लें, वो आपको हमेशा आंसर कर देंगे। तो 03 और बहुत सारे जीरो, और फिर उसके बाद उसामा, OSAMA, मोबाइल पे कीपैड पे नहीं होता वो, आप इस तरह से लिखें। तो ये 2 एरियाज हैं जहां आप अदर देन क्लास भी कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप भी मौजूद है। ऑडिट के बारे में, इसकी मिथ के बारे में, इस सब्जेक्ट के बारे में, हमारे पैटर्न के बारे में कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। एक अहम सवाल, बुक का क्या होगा? चूंकि नई स्कीम आई है और इन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं, अगर आप में से कोई ऐसे हैं जो ऑडिट दोबारा पढ़ना चाहें या पढ़ रहे हो, होगा भी तो कोई शायद हाईलाइट ना करे, हो सकता है ऑनलाइन में कोई सुन रहा हो, जो ऑडिट रिपीट कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, चैप्टर 1 में 2 सफ़े की एश्योरेंस होती थी, वो उन्होंने एंड पे डाल दी है चैप्टर 16 में। उसके अलावा हमारे पास चैप्टर 7 के आसपास डाटा एनालिटिक्स के ऊपर 3-4 सफ़े ऐड किए हैं। फिर उसके अलावा हमारे पास 701 में एक टेबल होता था जो 705, 6 और 701 के कम्बिनेशन को कवर करता था, वो ICAP ने माइनस कर दिया है। फिर चैप्टर 14 जो पुराना होता था उसके 2 टुकड़े कर दिए हैं। फिर उसके अंदर एक नया स्टैंडर्ड ऐड कर दिए है 450, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा स्टैंडर्ड नहीं है लेकिन बहरहाल स्टैंडर्ड ऐड कर दिया है। और किताब के एंड पे अश्योरेंस और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काफी कुछ ऐड कर दिया है, एक चैप्टर बना दिया। एक और चैप्टर जो पाइपलाइन में है, ICAP कभी उसको ऐड करता है कभी नहीं करता, चैप्टर नंबर 17, ऑडिट फॉर लेस कॉम्प्लेक्स एंटिटीज। आई स्ट्रांगली फियर कि ICAP कभी भी ऐड कर सकता है, और आई अगेन स्ट्रांगली फियर कि हो सकता है फिर माइनस भी कर रहा है। इसलिए हम सेशन एंड पे आखिरी दिन देखेंगे कि उस दिन ICAP ने क्या कहा है। अगर वो हमारे सिलेबस में है तो हम फिर उस दिन उसको कवर करेंगे। पूरा ऑडिट करने के बाद वो इतना मुश्किल स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन ICAP अभी उसके बारे में कंफ्यूज है, कभी उसको ऐड कर रहा है कभी माइनस कर रहा है। तो ऑडिट में तकरीबन बहुत ही थोड़ी सी चेंजेस हैं। ये चेंजेस प्लस साइड पे ज्यादा है, चीजें ऐड हुई हैं, माइनस सिर्फ एक टेबल ही हुआ है प्रॉपर्टी उन लोगों के लिए जो ऑडिट पहले पढ़ा हुआ है। और जो पहली दफा पढ़ रहे हैं, सिलेबस में 0 चेंज है, हम एग्जैक्टली वही पढ़ेंगे जो हमने पेपर में देना है। यानी जो आप पढ़ेंगे आपने ये नहीं पूछना सर ये पहले होता था ही नहीं, भाई पहले पता नहीं कौन लोग थे। आप लोगों के लिए आज का असल सच ये है कि आज के चैप्टर नंबर 1 का ये नाम है और उसमें ये टॉपिक्स होते हैं। अब चूंकि ये स्कीम और ये सारा हुआ और उस चैप्टर 17 से मुझे डर लगा हुआ है, इन्होंने जो किताब अपलोड की थी उसमें नहीं डाला था, फिर एक वर्जन मेरे पास जो आया था टीचिंग वाली साइड की वजह से उसमें वो डाला हुआ था, तो मैं थोड़ा सा डरा हुआ था और मैं सोच रहा था कि क्लासेस के स्टार्ट होने तक वेट किया जाए और उस वक्त यानी कि एक दफा अक्टूबर में हम दाखिल हो जाए, तब तक ICAP का जो फाइनल वर्जन होगा मैं उसके मुताबिक किताब, तो मैंने किताब के 2 वर्जन बना के रखे हुए हैं लेकिन अभी हम प्रिंट नहीं कर रहे। तो ऐसे में ये होगा कि इस वीक के एंड पे सॉफ्ट कॉपी आपके पास अवेलेबल हुई होगी पूरी किताब की, और उसके अलावा किताब जो है वो प्रिंटिंग में जा चुकी होगी। फिर वो पब्लिशर भाई जितना मर्जी टाइम ले, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, जब तक फिजिकल किताब मार्केट में मौजूद नहीं होगी तब तक हम हैंडआउट भी चलाते रहेंगे। और कॉलेज आपको पता है कि ऑनलाइन कॉपी ऑफ द किताब तो देता है, यानी कि सॉफ्ट कॉपी आपके पास मौजूद है, आप में से कोई भी उसे कॉपी भी कर सकता है, हमारे कोई कॉपीराइट्स नहीं है। अगेन क्या पुरानी बुक यूज कर सकते हैं? हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 में अश्योरेंस के 2 सफ़े को छोड़ के बाकी हम किताब यूज कर सकते हैं पुरानी। और अगेन जो क्लास में मौजूद है उनको तो टेंशन ही नहीं है, हम लोगों ने आपको हैंडआउट दे देना है और वो हैंडआउट रिवाइज हुआ है, यानी कि किताब भी फुल रिवाइज हुई है। सिर्फ ICAP से डर लगता है कि ऐसा ना हो कि हम किताब प्रिंट करें और बाद में वो कहे अच्छा जी ये भी ऐड करना है, तो इसलिए थोड़ा सा बस उसमें वेटिंग टाइम लेना था। हाँ जी, कोई और सवाल? ऑडिट को लेके, पैटर्न को लेके पेपर्स अच्छे दिए हैं। कौन सी 27 अक्टूबर रिजल्ट कब है? 27 अक्टूबर मंडे। चले अल्लाह करे एक बड़ा अच्छा रिजल्ट आप लोगों का रहे। तो बिल्कुल कोई सवाल नहीं, पैटर्न समझ आ गया। आज चूंकि हमने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा तो कल शायद सर उसामा का उस तरह का सेशन ना हो, लेकिन वो शायद ये जरूर पूछे कि हाँ भाई बताओ कितनी ग्रेड्स थी, अच्छा बताओ ऑडिट के मसले क्या हैं, क्योंकि कोशिश ये करेंगे कि हर दिन जो हुआ उसके ऊपर अगले दिन बात हो रही हो। तो इंशाल्लाह ताला आपको ये बड़ा मजेदार प्लान लगेगा। लोगों ने ओवर द इयर्स इस आइडिया को काफी अप्रिशिएट किया है कि इसमें जो है ना उनको दोनों तरह के फ्लेवर मिल जाते हैं और वो चीजों को अच्छे तरीके से लेके चल रहे होते हैं। ये अटेंडेंस की एक्स्ट्रा शीट है,
ये भी सर्कुलेट होनी है। अच्छा, क्योंकि मैं तो उनको वापस करने वाला था। ठीक है, हाँ जी, तो ऑल डन। बस उम्मीद करते हैं कि कल कुछ और बच्चे ऐड हो जाएं, परसों कुछ और बच्चे ऐड हो जाएं। ये कमरा मुझे बड़ा पसंद है। लास्ट टाइम भी मुझे दुख हुआ था जब यहाँ से मुझे वो बड़े कमरे में मूव होना पड़ा था। ऑल तो खुशी होती है कि भाई बच्चे ज्यादा आना शुरू हो गए, लेकिन अभी तक इस कमरे के हिसाब से एडमिशन हुए हुए हैं। और मैंने कहा है कि बच्चे अगर थोड़े बढ़ रहे हो तो जरा ब्रेक लगा दीजिए, क्योंकि इस टाइम पे बड़े कमरे में भी कुछ और भी चल रहा होता है। तो ये मेरा बड़ा फेवरेट कमरा है, इसमें ऐसा लगता है सारे सामने करीब करीब हैं। अक्सर माइक नहीं यूज करना पड़ता, लेकिन जब सर्दियां बढ़ जाएंगी, गले के मसले अगर आ गए तो उसमें शायद माइक यूज करना पड़े। तो बस अल्लाह करे कि आहिस्ता आहिस्ता लोग आ जाएं, क्योंकि ओरिएंटेशन वाले दिन वो कहते हैं कि उस दिन तो सर ने हमें हम इमोशनल करना होता है, अगले दिन से पढ़ाई शुरू करेंगे। तो होपफुली कल आप लोग और उनके अलावा कुछ और शक्लें भी नजर आए। अगर कोई नया बच्चा नजर आया और ऑडिट कैसे पढ़ना है, तो आपने फिर उसे बताना है कि कैसे पढ़ना है। फिर मैं आपको बता दूं, ये जो हर दिन हमारा लेक्चर हो रहा है इस पूरे हफ्ते, ये यूट्यूब पे जाता रहेगा, SBI के यूट्यूब पे। होता ये है कि पहले हफ्ते मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ बच्चे ज्वाइन कर रहे होते हैं, तो एक बच्चा अचानक से रात 11 बजे एडमिशन प्रोसेस कराता है और 11:30 कहता है पोर्टल किधर है। तो इसलिए इस वक्त हम सबको बता रहे होते हैं कि इस हफ्ते यूट्यूब पे हम साथ साथ डाल रहे हैं। हम हफ्ते के एंड पे एक दफा बल्क में प्रोसेसिंग करके सारे लोगों को उनके पोर्टल में ऐड करके वो कर देते हैं, ताकि एक दफा मेन काम हो जाए, उसके बाद फिर हर बच्चों को एडमिशन के साथ साथ कर रहे होते हैं। तो यूट्यूब पे SBI आपने लिख के सर्च करना है, तो 2 रिजल्ट आएंगे, स्कूल ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पहले वो नंबर 1 पे आता था, हम नंबर 2 पे आते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम नंबर 1 पे नजर आना शुरू हो गए। सोचें, एक पूरे दुश्मन मुल्क का, 1 अरब से ऊपर के मुल्क का जो है ना, वो बल्कि 1 अरब क्या 1.5 अरब वाले मुल्क का सेंट्रल बैंक, और एक तरफ हमारा नन्ना मुन्ना प्यारा सा स्कूल ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस। इन्होंने कहा चूंकि एरिया वाइज भी होता, तो जब हम शुरू में सर्च करते थे तो वो नजर आता था। तो ऐसा नहीं है, असल में लोगों ने सर्च कर करके, चूंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को क्यों सर्च करेंगे लोग, उसका यूट्यूब चैनल, तो इसलिए हमारा यूट्यूब चैनल लोग कहते हैं यहाँ पे जरा फ्री के लेक्चर मिल जाते हैं, क्रैश कोर्स मिल जाते हैं। तो इस वजह से इतना सर्च हुआ कि वो यूट्यूब गूगल को लगा के शायद SBI ये वाला असली है या ये वाला पहले लोग देखना चाहते हैं और दूसरा वाला बाद में देखना चाहते हैं, SEO ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाती है। तो उस पर हमारे लेक्चर साथ साथ आ रहे होंगे। तो अगर कोई भाई आपसे पूछे, आपने कुछ बता देना है, लेकिन जहां आपको भी याद ना आ रही हो बातें, तो आपने कहना यार वो वहां जाके लेक्चर देख लो। ग्रुप क्रिएट हुआ है, आप लोग मेरे ख्याल में शायद सारे उसमें ऐड हो गए होंगे, नहीं तो ऐड होने के प्रोसेस में होंगे। कुछ ऐसे तो नहीं आप में से जो ग्रुप में ऐड नहीं हुए? ठीक है, कहीं आप लोगों ने पिछले 1-2 दिन में तो नहीं एडमिशन प्रोसेस करवाया? ठीक है, ये भाई को हफ्ता हुआ, उन्होंने 1-2 दिन में प्रोसेस करवाया। ठीक है, तो ये बाकी कैसे ऐड हो गए? आपके नंबर में तो नहीं मसला, कन्वर्ट तो नहीं हुआ? अच्छा हाँ ठीक है, वो फिर ये भी होते हैं कि कुछ स्टूडेंट जो कम्बो में होते हैं वो फिर किसी एक तरफ ऐड हो जाते हैं। वो कम्बो एंड ऑनलाइन के ग्रुप बना हुआ है, आप वाले पे लिखा होगा C&O इस तरह से करके, और जो फिजिकल वाले उधर P लिखा होगा या फिजिकल लिखा होगा इस तरह से करके, तो वो फिर आप उस वाले ग्रुप में ऐड होंगे। सारे ग्रुप में हम सेम नोटिफिकेशंस दे रहे होते हैं, बस वो ग्रुप इसलिए अलग बनाए होते हैं। फिर मेल फीमेल की भी अलग बनाए होते हैं, क्योंकि फीमेल जो है वो वर्चुअली पढ़ रही हैं। अब अगेन कुछ खाली होने की पीछे रीजंस वो भी हैं, मर्द डोमिनेटेड माशरा क्या किया आप लोगों ने। ठीक है, चलें इस पे फिर कभी बात करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला कल अगर आप मुझे नजर आते हैं तो इसका मतलब है कि अब आप सीरियस हो चुके हैं। ऑडिट में कोशिश करना है कोई छोटी ना करें, अकाउंटिंग में चल जाती है छोटी, क्योंकि सवाल तो क्लास में भी नहीं समझ आ रहा होता, बाद में भी नहीं समझ आ रहा होता, लेकिन ऑडिट की क्लास में सो जाना जो है ना वो थोड़ा सा ज्यादा तकलीफ दे। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक कल।